नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो आज हमारा पहले प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग है और एक प्रैक्टिस सेट हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तीनों पार्ट में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, 50-50 प्लस करेंगे। ठीक, ये जो सीरीज चल रही है वो यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आरओ एआरओ आपका 22 दिसंबर का है, ठीक है, और पीसीएस कब है आपका, अक्टूबर में। तो ये सीरीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। दूसरा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अनुसार अंतर्गत दोषी पाया गया है और उसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर अयोग्य हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है इसमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा पहला बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरे वाले में क्या है, स्थायी तौर पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो गया हो। तो वो अयोग्य होता है लेकिन वो स्थायी तौर पर लंबे समय तक नहीं रहता। वो कब तक रहेगा, 6 वर्ष के लिए रहेगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा काट लेता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार क्या है, वो 6 वर्ष के लिए उस पर बैन कर दिया जाता है। 6 वर्ष के बाद में वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो दो आंसर नहीं होगा, केवल पहला सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 51 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ए उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संशोधन है, दूसरी तरफ विषय है। ठीक, तो पहला संशोधन हुआ था किसके लिए, 9वीं अनुसूची के लिए। 9वीं अनुसूची के लिए तो 1 का 4 हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन हुआ था संपत्ति के अधिकार के लिए, तो बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 3। 86वां संविधान संशोधन किसके लिए हुआ था, वो हुआ था शिक्षा के लिए, तो सी का हो जाएगा 1। 4 3 1। और 103वां संशोधन किसके लिए हुआ है, तो वो हुआ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, ईडब्ल्यूएस के लिए हुआ था। कौन सा, 103वां संविधान संशोधन। तो डी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। पहला संशोधन 9वीं अनुसूची से है। 44वां संविधान संशोधन किससे है, संपत्ति के अधिकार से। 86वां संविधान संशोधन किससे, शिक्षा के अधिकार से। और 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ईडब्ल्यूएस से। ठीक, तो 4 3 1 2 देखते हैं उत्तर में। 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस में है, बी में है, तो बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 52 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 53। इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो 53वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो इसमें क्या किया गया था, संविधान में नया अनुच्छेद 371 जी जोड़ा गया था। किसके थ्रू, 53वां संविधान संशोधन के थ्रू। ठीक, तो 53 का हो जाएगा 2। 53 का क्या हो जाएगा 2। 61वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, ये पढ़ा भी होगा आपने। ये मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, किससे, 61वें संविधान संशोधन से। दूसरे का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 74वां है। 73 पता ही है आपको, ग्राम पंचायतों से। 73 संविधान संशोधन 73वां। और 74वां है आपका 3 तरह की पालिकाओं से, तो 74 का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। 79 जो है ये किससे संबंधित है, तो ये है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाना। तो 79 हो जाएगा ए पहले से। ठीक, तो 2 3 4 1 हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा, 2 3 4। ठीक है, याद रखना ये 61वां संविधान संशोधन मताधिकारी की आयु इसमें 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों से है। और 74वां संविधान संशोधन किससे है, नगर पालिकाओं से है। किससे है, नगर पालिकाओं से। ठीक है, तो 2 3 4 1 देखना है किस में है, 2 3 4 1 सी में है। तो 53 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया था, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह है उसमें क्या है, तीर धनुष है। ठीक है, तीर धनुष है और क्या है, 2 मछलियां हैं। तो जो मछलियों का जो चिन्ह है, राज चिन्ह, वो कहाँ से लिया है, बुलंद दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, लखी दरवाज़ा या दिल्ली गेट। तो वो लिया है आपका रूमी दरवाज़ा से। 54 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 54 का बी। ये प्रश्न जो मिलान वाले आते हैं इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जितना कठिन लग रहा होगा वो उतना ईजी होगा। ठीक, अब जैसे आपको पता होगा 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, किससे है,
तो 21 से 18 करने से, और 74वां भी पता है आपको नगर पालिकाओं से। तो अगर मिलान करोगे तो उसमें फंस जाता है ऑटोमेटिक। इसमें क्या है, स्क्रीन छोटी है और प्रश्न बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करेंगे। और वैसे भी आजकल कंपटीशन बढ़ गया है और पेपर का लेवल भी बढ़ गया है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन से कुछ होने वाला है नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य या उधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो कौन सा स्थित नहीं है? तो ये तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, ठीक है। बाकी ये पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? एटा में। जयप्रकाश नारायण भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा नहीं है? तो 3 और 4 नहीं है। उत्तर में देखते हैं 3 और 4 क्या है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। 3 और 4 उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बिठूर गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर सई नदी, जौनपुर हो जाएगा आपका सही नहीं, गोमती नदी। जौनपुर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है, तो यही सी वाला गलत हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। कौशाम्बी यमुना नदी, तो ये सही है, ठीक। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, गंगा जो है वो 28 जिलों से बहती है, ठीक है, और यमुना 19 जिलों से। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से और यमुना उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से बहती है, ठीक। ये भी याद रखना है। जौनपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गोमती नदी के। बिठूर गंगा सही है, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर गोमती, लखनऊ गोमती, कौशाम्बी यमुना। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, गलत है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। तो तीसरा नहीं है, बाकी 1, 2, 4 सही है। क्या क्या सही है? 1, 2, 4। 1, 2, 4 किस में है? सी में है। तो इसका उत्तर 57 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। औद्योगिक संस्थान दिए हैं, दूसरी तरफ नगर दिए हैं, ठीक। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली में है। कहाँ पर है? रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में। ये मैंने यूपी स्पेशल का उद्योग वाला जो करवाया है उसमें ये करवा दिए सवाल वैसे, ठीक है। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है कृत्रिम वाला। और उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? तो फूलपुर में है। और ये उर्वरक वाला आंवला में भी है। आंवला और फूलपुर 2 हैं उत्तर प्रदेश में जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उर्वरक के लिए हैं, ठीक। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में, ठीक। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान चारा वाला कहाँ पर है? वो भी झांसी में है, ठीक है। अब मिलान करेंगे 2, 3, 1, 4। क्या है? 2, 3, 1, 4। देखो 2, 3, 1, 4 है सी में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? 58 का सी। अगला प्रश्न है, इनमें से एक जिला एक उत्पाद योजना जो चली थी योजना, उसमें कौन सा सही नहीं है? तो बागपत किसके लिए? लकड़ी के खिलौने। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बागपत लकड़ी के खिलौने, यही वाला गलत हो गया। चलो, अमेठी मूंज के उत्पाद के लिए सही है। आगरा चर्म उत्पाद के लिए सही है। और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए सही है, ठीक है। अब बागपत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये होम फर्निशिंग गुड्स, जो घर के जो यूज के सामान होते हैं उनके लिए क्या है? बागपत है। और लकड़ी के खिलौने के लिए मुख्यतः क्या है? चित्रकूट है। लकड़ी के खिलौनों के लिए क्या है? चित्रकूट है। और खेल के सामान के लिए क्या है? मेरठ है। खेल के सामान के लिए क्या है? मेरठ है, ठीक है। कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद है। ताले के लिए क्या है? अलीगढ़ है। हींग के लिए क्या है? हाथरस है। तो 59 का उत्तर मैंने बता दिया क्या गलत है? बागपत गलत है, बागपत, ठीक है। ए उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 60, ठीक है। क्या है? 60 है। और इसमें खनिज एक तरफ दिए, दूसरी तरफ प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र दिए हैं। अब मैंने ये ऑप्शन इसलिए ले लिए हैं, पूरा बड़ा नहीं किया, कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये ट्रिक से, मतलब किस्मत अच्छी होगी तो आराम से हो जाएगा। देखो, जैसे आपको पता है, मुझे भी पता है कि सिलिका सैंड कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है, ठीक। मान लो हमें ग्रेनाइट नहीं पता, डोलोमाइट भी नहीं पता, बॉक्साइड भी नहीं पता, ठीक है। पता है सब, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऑप्शन के लिए कैसे एलिमिनेट करते हैं। सिलिका सैंड पता है मुझे सिर्फ, तो सी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। अब देख लो सी का चौथा किस में है? सी का चौथा दिख रहा है किसी में?
सी का चौथा सिर्फ बी में है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। बस इतना सा करना है, लेकिन हमें 2 फैक्ट तो कम से कम याद होने चाहिए इसमें। कितने? 2। अब देखो ग्रेनाइट कहाँ मिलता है, तो ग्रेनाइट मिलेगा आपका बांदा में। कहाँ मिलेगा ग्रेनाइट? बांदा में। डोलोमाइट कहाँ मिलेगा? डोलोमाइट मिलेगा आपका डोलोमाइट, बी का क्या हो जाएगा? पहला, सोनभद्र में मिल जाएगा डोलोमाइट। और बॉक्साइट कहाँ मिलेगा? चित्रकूट में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। सही है, तो ये हो गया इसका उत्तर, बी हो गया। ठीक है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन बताना है। तो पहला है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो ये छठा नहीं है, ये भारत क्या है? 7वां है। ठीक है, कौन सा स्थान है भारत का? 7वां स्थान है। ठीक, तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो ये सही है, दूसरा सही है। ठीक, दूसरा सही है, लेकिन पहला क्या है? पहला सही नहीं है। पहले में क्या हो जाएगा? भारत का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा है, 7वां देश। अगला है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो वो भी सही है बिल्कुल। कर्क रेखा बीच से गुजर रही है भारत के। ठीक है, और कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। गमछा झार मित्र पर इसकी ट्रिक है। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है, 2 बराबर भागों में भारत को बांटती है। ठीक, ये भी सही है। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। अगला है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी गलत है, चौथा गलत है। ठीक, तो पहला और चौथा गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो 61 का उत्तर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। अगला है 62 में आर्द्र भूमि दी है एक तरफ, दूसरी तरफ अवस्थान दिया है उसका। तो होकेरा आर्द्र भूमि कहाँ पर है? तो ये पंजाब में नहीं है, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में सही है। रुद्रसागर झील कहाँ पर? त्रिपुरा में सही है। और शास्ताम कोत्ता झील कहाँ पर है? तो ये केरल में है। कहाँ पर है? शास्ता कोत्ताम झील केरल में है। तो ये भी गलत है। तो केवल कौन सा सही सुमेल लेते हैं? दूसरा और तीसरा, 2 युग्म सुमेल लेते हैं। कितने? 2। तो 62 का उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 युग्म सुमेल लेते हैं। इनका याद रखना है कि होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है, रुद्रसागर त्रिपुरा में है, और सस्ताम कोत्ता झील कहाँ पर है? केरल में है। कितनी है? कहाँ पर है? केरल में। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? 2 घंटे का अंतर होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। तो कितने बजे हो जाएगा? 7 बजे हो जाएगा। और 63 का उत्तर हो जाएगा सी। 63 का क्या हो जाएगा? सी। अगला है कि सिक्किम के संबंध में सही कथन बताना है। तो 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। ये रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये प्रश्न। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, लेप्चा जनजाति के लोग इसके मुख्य निवासी हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया था, प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। और लेप्चा जनजाति कहाँ पर मुख्यतः निवास करती है? वो सिक्किम में करती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तीनों विकल्प सही हैं सिक्किम के लिए। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो कर दोगे क्योंकि बहुत दूर दूर वाली चोटियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी? सबसे ऊपर उत्तर ऊपर होता है, ये तो पता ही होगा। उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे है। ठीक है, तो K2 आ जाएगी सबसे पहले। फिर कौन आ जाएगी? नंदा देवी। K2 कहाँ पर है? K2 है जम्मू में। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी ये वर्तमान में है लद्दाख में। किस में है? लद्दाख में। नंदा देवी आ गई उत्तराखंड में। ठीक, नंदा देवी के बाद में कौन आ जाएगा? नंदा देवी के बाद आ जाएगी दोद्दा बेटा। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। दोद्दा बेटा आ गई। ठीक है, और उसके बाद में आ जाएगी अनाईमुड़ी, ये केरल में है। ठीक है, अनाईमुड़ी आ जाएगी जो कि कहाँ पर है? केरल में है। तो 65 का उत्तर क्या हो जाएगा? 65 का हो जाएगा 2। पहले आ गई 2, फिर आ जाएगी 1, फिर 4, फिर 3। 2 1 4 3, और 65 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 65 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भारत के एक तरफ राज्य दिए हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटी दी है। ठीक, तो इसमें एक चीज़ गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है? तमिलनाडु इधर दे दिया है। ठीक है, जबकि इधर क्या देनी चाहिए थी? चोटी देनी चाहिए थी। ठीक, अब देखो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा। ये इसमें उत्तर नहीं निकल पाएगा क्योंकि गलत है।
उत्तर नहीं निकल पाएगा, बस समझ लो इसे, कौन से राज्य की कौन सी सबसे ऊंची ऊंची चोटी है। दूसरी याद रखनी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। ये दोनों हो गए। तमिलनाडु की डोडा बेट्टा, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ हो गई। राजस्थान की क्या हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। और नागालैंड की क्या हो जाएगी? सारामती चोटी। क्या हो जाएगी? नागालैंड की सारामती चोटी हो जाएगी। तो बी का तीसरा हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा दूसरा। तमिलनाडु का डोडा बेट्टा हो जाएगा। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी हो जाएगी। ये चोटियाँ हो गई राज्यों की सबसे ऊंची। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए या लगाइए। ठीक, तो ये हैं, ये बहुत नज़दीक वाली हैं, इनमें थोड़ी दिक्कत होगी। सबसे ऊपर जो आएगी उत्तर में वो आएगी नल्ला मलाई। क्या आ जाएगी? सबसे ऊपर आएगी नल्ला मलाई। ठीक है, उसके बाद कौन आएगी? उसके बाद आ जाएगी नीलगिरी। क्या आएगी? नीलगिरी आ जाएगी। ठीक, फिर क्या आएगी? फिर आएगी अन्नामलाई। फिर क्या आ जाएगी? अन्नामलाई। ठीक है, फिर अन्नामलाई आ जाएगी। और सबसे लास्ट में आ जाएगी कार्डेमम। कार्डेमम को हम इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डेमम को इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। ये इसका क्रम है उत्तर से दक्षिण का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ऊपर कौन आएगी? नल्ला मलाई, उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, और सबसे लास्ट में दक्षिण में हो जाएगी कार्डेमम। तो 67 का उत्तर हो जाएगा 3142। क्या हो जाएगा? 3142। 67 का उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, एक तरफ दोआब क्षेत्र दिए हैं, दूसरी तरफ नदियां दी हैं, और बताना है कौन सा दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के मध्य आता है। ठीक, तो पहला है बिष्ट दोआब क्षेत्र। बिष्ट आता है आपका ब्यास और सतलज नदी के बीच में। किसके बीच में आता है? ब्यास और सतलज नदी के बीच में आता है। तो क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? ए का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब आता है बारी दोआब। बारी दोआब किसके बीच में आता है? बारी दोआब किसके बीच में आएगा? बारी दोआब आ जाएगा रावी और ब्यास के मध्य। किसके? रावी तथा ब्यास के मध्य में। अगला है रचना दोआब। रचना, रा से हो जाएगा रावी और चा से हो जाएगा चिनाब। तो रचना दोआब किसके बीच में आ जाएगा? रावी और चिनाब के बीच में। ठीक है, चा से हो जाएगा चिनाब, और जा से मान लो झेलम। चार्ज किसके बीच में हो जाएगा? चिनाब तथा झेलम के बीच में। ठीक है, याद रहेगा ये। देखो सब है इसमें। विष से विष्ट है, तो बा से हो जाएगा, बा से हो जाएगी ब्यास, और सा से हो जाएगी सतलज। विष्ट वाला ब्यास और सतलज के बीच में है। बा से बारी, बारी वाला क्या है? बा से हो जाएगी ब्यास और रा से हो जाएगी रावी। बारी वाला किसके बीच में है? रावी और ब्यास और रावी के बीच में है। ठीक है, रा से हो जाएगी रावी, चा से हो जाएगा चिनाब। तो रचना वाला जो क्षेत्र है दोआब क्षेत्र, वो रावी और चिनाब के बीच में है। और चा से हो जाएगी चिनाब, और जा से मान लो झेलम, ज झ झेलम, चा झ, ऐसे याद कर लो। चिनाब तथा झेलम के मध्य है। ठीक, ये इनकी ट्रिक है। तो इसका हो जाएगा 3 2 1 4। और 3 2 1 4 किस में हो रहा है? रोमन अंक में है, तो ए में हो रहा है। ए उत्तर बिल्कुल सही है। 3 2 1 4। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसमें एक नीचे दो कथन दिए हैं, जिसमें एक अभिकथन है तथा दूसरा कारण है। अभिकथन बताता हूँ। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण क्या है? नदी अपहरण हिमालयों की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो तीस्ता नदी पहले गंगा की थी, अब किसकी हो गई है? ब्रह्मपुत्र की। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। और अब इसका व्याख्या भी कर रहा है आर। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम पर विचार कीजिए। पश्चिम से पूर्व का क्रम बताना है नदी का। ठीक है, तो पश्चिम में सबसे पहले कौन आएगी? तो वो आ जाएगी चंबल। कौन सी आ जाएगी? चंबल आ जाएगी। 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर कौन आएगा? चंबल के बाद कौन आ जाएगी? चंबल के बाद आएगी सिंध। फिर कौन आएगी? बेतवा। और फिर आएगी केन आ जाएगी। फिर कौन सी आ जाएगी? केन आ जाएगी। ठीक है, ये आपका पश्चिम से पूर्व का क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम किधर है? पश्चिम ये हो गया, पूर्व इधर हो गया। ठीक है, अब इधर का ये क्रम हो गया आपका। ठीक है, 4 3 1 2 क्रम है। पहले कौन आएगी? चंबल, फिर कौन आ जाएगी? सिंध आ जाएगी, चंबल सिंध,
फिर बेतवा और फिर केन लास्ट में। तो 70 का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। अगले प्रश्न में नदी है, दूसरा सहायक नदी है, तो मिलान करना है कौन सी किसकी सहायक नदी है। तो पहला हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी का क्या हो जाएगा? पेनगंगा। गोदावरी किसकी सहायक नदी है? पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ठीक। महानदी किसकी है? शिवनाथ नदी किसकी है? महानदी की। दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? बाराकर। और कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? भवानी। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा है, महानदी की शिवनाथ है, दामोदर की बाराकर है और कावेरी की भवानी है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में 2 3 4 1 हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला फिर से वही रिपीट हो रहा है शायद, हाँ रिपीट ही है, क्योंकि होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। रेडको आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। रुद्रसागर त्रिपुरा में। और शास्ताकोत्ता झील कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। तो इसमें कितने विकल्प सही हैं? ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, 2 ही सही हैं। तो इसका उत्तर 72 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 72 का क्या होगा? बी। अगला है 73। इसमें दर्रों का मिलान करना है। ठीक, तो माना नीति, माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और शिप्कीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, माना, नीति, लिपुलेख। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। माना, नीति, लिपुलेख, मोलिंगला, थांगाला, ये 5 दर्रे कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है जी। और शिप्कीला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और सतलज नदी शिप्कीला को काटती है। सतलज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में शिप्कीले दर्रे को काटती है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा? 73 का। 73 का उत्तर हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। 73 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 4 1 2 3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंतर्वाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्रों में अरब सागर की धारा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पंजाब और उसके निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्र में अरब सागर की जो धारा है वो किस में मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला, विराम अथवा शुष्क मौसम की अवधियाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून की विशेषताएं नहीं हैं। तो विराम तथा शुष्क मौसम की अवधियाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषताएं हैं, ये नहीं कट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कथन है ये गलत हो गया। दूसरा, केवल पहला कथन सही है। क्या है? सही है। कौन? पहला। ठीक है, अगर ये नहीं लगा होता, ये लिखा होता विराम अथवा शुष्क मौसम की अवधियाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विशेषताएं, तो ये भी सही होता, दोनों सही होते। लेकिन इसका पहला विकल्प, पहला कथन जो है वो सही है। 74 का पहला कथन सही है और ए उत्तर हो जाएगा। अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मैग्रोव स्थल और एक तरफ है अवस्थिति। ठीक है, तो कोरिंगा मैग्रोव स्थल कहाँ पर मिलता है? ये आपका आंध्र प्रदेश में मिलेगा। वेम्बनाड कहाँ मिलेगा? वेम्बनाड केरल में मिलेगा। पुलिकट कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। और विक्रोली कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। तो उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। उत्तर देखते हैं, 4 3 2 1 इसमें है, ए में है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखने चारों आपको, कौन सा मैग्रोव स्थल किस राज्य में अवस्थित है। अगला है, भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो काली मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी में पौधों की समृद्धि के लिए जरूरी नाइट्रोजन और साथ ही साथ फास्फोरस पर्याप्त होता है। तो इसकी कमी रहती है फास्फोरस की। ठीक है, काली मिट्टी में, लेकिन वो चिपचिपी हो जाती है, ये तो सही है। और काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है? कपास की खेती के लिए। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। 76 का उत्तर हो जाएगा ए। केवल एक विकल्प सही है इसमें, वो है पहला। ठीक है, तो 76 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ नदी घाटी परियोजनाएं हैं, दूसरी तरफ नदी मिलान करना है। तो रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है? तो ये रिहंद का, तो रिहंद मिल जाएगा। ठीक है, नागार्जुन, मैंने कल की बताया था क्लास में, नाग कृष्ण से संबंधित है, तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर हो जाएगी? कृष्णा नदी पर हो जाएगी। ठीक, पोचमपाद परियोजना कहाँ पर है? तो वो है आपकी गोदावरी नदी पर। और माता टीला बांध परियोजना किस पर है? बेतवा नदी पर। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, और फिर 1 2, तो 3 4 1 2 इसका उत्तर होगा। देखते हैं किस में है। 3 4 1 2, 3 4 1 2 डी में है, तो डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लोअर
सिलोरी आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर कर्नाटक, कोयना महाराष्ट्र और पोंग पंजाब। तो जो लोअर सिलोरू और नागार्जुन ये दोनों आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा? बी। 78 का क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है बताना है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं प्लेनेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांध रखते हैं। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। तो कौन सा सही है और इनमें कौन सा गलत है बताना है। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? दूसरा गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। और ये गलत क्यों है? ये पहला सही है बिल्कुल। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच। तो ये वाला गलत है, ठीक। पहला सही है। जैसे ये आपका सूर्य है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या मिलेंगे? आपको क्षुद्र ग्रह मिलेंगे, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में सही है। तो पहला है, वे 0 अंश से 90 अंश तक संख्याकित सकेंद्री वृत्त हैं। वे भूमंडल पर वृत्त हैं जो विषुवत वृत्त के समानांतर है और विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण में। तो ये दोनों ही विकल्प सही हैं, ठीक है। वे भूमंडल पर वृत्त हैं जो विषुवत वृत्त के समानांतर हैं और जो विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण में हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 80 का सी हो जाएगा। 80 का क्या हो जाएगा? सी। दोनों विकल्प इसके सही हैं। एक तरफ देश के नाम दिए हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है। तो देश के नए नाम हैं और देश के पुराने नाम हैं, ठीक। तो बेनिन को मिलाना है किससे? बेनिन का पुराना नाम क्या था? एक सेकंड ऊपर कर लूँ थोड़ा से। बेनिन का पुराना नाम क्या था? तो बेनिन का पुराना नाम था दोहामे। क्या था बेनिन का पुराना नाम? दोहामे, ठीक है। अब आता है बेलिज। बेलिज का क्या था? बेलिज का था ब्रिटिश होंडुरास। क्या था बेलिज का? ब्रिटिश होंडुरास। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला है बोत्सवाना। बोत्सवाना का पुराना नाम क्या था? तो बेचुआना लैंड था। क्या था? बेचुआना लैंड। तो सी का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। मलावी का पुराना नाम क्या था? तो मलावी का था न्यासा लैंड। क्या था? न्यासा लैंड। तो इसका हो जाएगा 5 4 3 1। अब उत्तर में देख लेते हैं। 5 4 3 1 इसमें है। 5 4 3 1 है ए में। तो ए उत्तर हो जाएगा क्या? 81 का क्या हो जाएगा? ए। 81 का हो जाएगा ए, ठीक है। अगला है, साहिल क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस एक देश का क्षेत्रफल सम्मिलित नहीं है? साहिल क्षेत्र में किसका नहीं है? नाइजर का, सेनेगल का, बुर्किना फासो का या ट्यूनीशिया का। तो 82 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 82 का? डी हो जाएगा। ट्यूनीशिया का क्षेत्र साहिल क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 82 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ठीक। नाइजर, सेनेगल और बुर्किना फासो का जो क्षेत्र है वो साहिल क्षेत्र में शामिल है। अगला है, कोयला अवसादी सेल है। पहला कथन है। दूसरा है, बेसाल्ट आग्नेय सेल हैं। तो कोयला अवसादी है, बेसाल्ट आग्नेय, दोनों कथन सही हैं। पहला दूसरा। तो क्या हो जाएगा? 83 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 84 में मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। एक तरफ मरुस्थल दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है, ठीक। चलिए मिलान करते हैं। तो हमें पता है सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, ये मरुस्थलों के नाम बता रहा हूँ। सिम्पसन, तो ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो पहले का क्या हो जाएगा? ए का पहला ही हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? पहला, ठीक है। अब अगर आपको दिख रहा हो विकल्प में ए का पहला किस में दिख रहा है बताओ? ए का पहला सिर्फ एक में दिख रहा है, ए में। तो ए उत्तर सही हो गया इसका। कराकुम कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में। सिचुरा कहाँ पर है? सिचुरा पेरू में है। और नेगेव कहाँ पे? इजराइल में है। तो ये आपको मरुस्थल भी याद रखने हैं, ठीक है। सिम्पसन और गिब्सन और ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, ये 4 मरुस्थल हैं इंपॉर्टेंट। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ये याद रखने हैं, ठीक है। काराकुम कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में। सिचुरा पेरू में है। नेगेव इजराइल में है। 85 प्रश्न में क्या करना है? ज्वालामुखी दिए हैं, दूसरी तरफ देश दिए हैं, मिलान करना है, ठीक है। मिलान करना है। सबनकाया कहाँ पर है? तो सबनकाया कहाँ पर है? पेरू में है। सबनकाया कहाँ है? पेरू में। ए का हो जाएगा दूसरा। अब ए का दूसरा किस में दिख रहा है आपको? ए का दूसरा कहीं दिख रहा है?
तो सी में दिख रहा है तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अब माउंट एटना कहाँ पर है? माउंट एटना सिसिली द्वीप इटली में है। माउंट एटना कहाँ पर है? सिसिली द्वीप इटली में है। कोलिमा कहाँ पर है? मैक्सिको में है। कोलिमा कहाँ है? मैक्सिको में। और मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ये आपके हो गए। शबनकाया पेरू में है। माउंट एटना इटली, सिसिली द्वीप इटली में है। कोलिमा कहाँ पर है? मैक्सिको में। और मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक, तो क्या उत्तर हो जाएगा? 85 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86। फरात यूफ्रेटस नदी के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो फरात यूफ्रेटस दक्षिण पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। ये 4 देशों से होकर बहती है, तो यही वाला कथन गलत है। 4 देशों से नहीं बहती है, ये 3 देशों से बहती है। जैसे तुर्की के अर्मेनिया से ये निकलती है। कहाँ से? तुर्की के अर्मेनिया से, और फिर सीरिया और इराक में बहते हुए ये फारस की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? फारस की खाड़ी में। ठीक है, तो और एक और फैक्ट इसके बारे में याद रखना है। बसरा में दजला नदी से ये मिलती है। किससे? दजला नदी से। बसरा में ये दजला नदी से मिलती है। ठीक है, तो ये 4 देशों से होकर नहीं बहती है। केवल पहला विकल्प सही होगा, वो हो जाएगा ए। 86 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 87 में नदी दी हैं और शहर दिए हैं। कौन सी नदी किस शहर के किनारे, या फिर किस नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है, बताना है। ठीक, तो सत अल अरब नदी है, वो किस शहर के किनारे है? सत अल अरब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो वो है आपका बसरा। क्या है? बसरा शहर है। पराग्वे के किनारे कौन सा शहर है? पराग्वे के किनारे है अनुनशियन। कौन सा है? अनुनशियन। ठीक है, नाइजर के किनारे कौन सा है? तो नाइजर के किनारे है नियामी शहर है। और डेनियम नदी के कौन है? वियना। तो ये तो दोनों पूछे गए आपसे पहले। वियना किस नदी के किनारे है? तो डेनियम नदी। वियना डेनियम के है और नियामी नाइजर नदी की है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। 2 3 4 1 इसकी वो हो जाएगी, 2 3 4 1। ठीक है, चलो मिलान करते हैं। 2 3 4 1 किसमें है? 2 3 4 1 डी में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद सिंपोजियम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रारंभी इनागुरल IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों स्टेटस की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो इसका पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। और दूसरा किस में सही है? बी में। तो 88 का उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2। 88 का उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसमें हमें एक तरफ द्वीप दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है, मिलान करना है। ठीक, तो लूजोन द्वीप कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में है। मेडागास्कर द्वीप कहाँ पर है? हिंद महासागर में। ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। और वेफिन कहाँ पर है? वेफिन, तो ये है आर्कटिक महासागर में। ठीक है, तो द्वीप भी पूछे जाते हैं, कौन सा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है। द्वीप से डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है और ऐसे मिलान करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो लूजोन कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। मेडागास्कर हिंद महासागर में। ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में। और वेफिन आर्कटिक में। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले परत में नहीं रहती, क्योंकि वह बाह्य समतामंडल में पलायन कर जाती हैं, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? इसमें केवल 2 कथन सही है। समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए उसमें क्या है? बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है पर्यावरण अतिवादियों, ठीक है, इकोरेडिकल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्यावरण अतिवादियों के बारे में है। इनका विश्वास है कि पृथ्वी पर मानव समाज पृथ्वी की वहन करने की क्षमता की सीमाओं के समीप एक तक खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं। ये सख्त जनसंख्या नियंत्रण की मांग करते हैं। ये कम उपभोग उन्मुख और कम अपशिष्ट उत्पादक जीवन शैली पर बल देते हैं। तो तीनों ही कथन सही हैं, क्योंकि मानव समाज है जो वो वहन क्षमता को अधिक कर रहा है। ठीक है, जितनी की ज़रूरत है उससे भी अधिक कर रहा है कि जितना हो सके खींच खाच कर लें। यह सख्त जनसंख्या नियंत्रण कम होगा, जनसंख्या अगर कम होगी तो
जनसंख्या कम होगी तो वो प्रदूषण भी कम होगा, ठीक है, तो पर्यावरण को इससे लाभ मिलेगा, तो ये भी सही है। और उपभोग, उन्मुख और कम अपशिष्ट पदार्थों का भी उत्पादन कम होगा, ठीक है, पॉलीथीन है ये एक्सेट्रा। तो 1 2 3 तीनों कथन सही हैं इसके, जो पर्यावरण अतिवादियों के संबंध में है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। तीनों विकल्प सही हैं इसके। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंगपुच्छी बानर मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? कौन से राज्यों में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये सिंगपुच्छी बानर है ये आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता, ठीक है, 4 हटा दो, 4 हटा दोगे तो 1 2 3 बचेगा, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1। तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल में भी और कर्नाटक में भी। 93 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नीचे 2 कथन दिए हैं जिसमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए है, पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं इसका कारण क्या है। कारण है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो पहला जो कथन है वो गलत है और दूसरा सही है। पहला कथन क्या है? गलत है और दूसरा सही है, ठीक है। अब पहला कथन क्या था कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, जबकि ये एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है, इसमें नहीं लगा, इसलिए ये वाला कथन जो पहला है वो गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। अगला है 95, भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है, वह पारिस्थितिकी तंत्र के समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। तो ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 95 का क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? 95 का ए हो जाएगा। भट्टी तेल जिसे हम फर्नेस ऑयल के संदर्भ में बोलते हैं, फर्नेस ऑयल के संदर्भ में कथन दिए हैं, कौन सा सही है? तो यह तेल परिष्करणीय रिफाइनरियों का एक उत्पाद होता है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। तो ये तीनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। ये रिफाइनरियों का एक उत्पाद है, इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए भी किया जाता है और पर्यावरण में ये गंधक का उत्सर्जन करता है। कौन सा? भट्टी तेल या फर्नेस ऑयल। तो 96 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 96 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला है, एक तरफ प्रदूषक है, दूसरी तरफ प्रभाव, मतलब उस प्रदूषक से क्या प्रभाव पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या होता है? कैंसर होता है। धूलकण से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। और सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र डैमेज हो जाता है। सीसा से क्या होता है? केंद्रीय नर्वस सिस्टम। तो 1 2 3 बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। ये प्रदूषक है, इनसे प्रभाव किस अंग पर पड़ता है ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिए सही से, ठीक है। तो 1 2 3 किस में कहा गया है? 4। सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 97 का सी हो जाएगा। एक तरफ पर्यावरण से संबंधित क्या है? आयोजन है, दूसरी तरफ नाम है, जोड़ना है इसको एक दूसरे से, ठीक है। तो पहला एपिको मूवमेंट है, एपिको मूवमेंट से कौन संबंधित हैं? तो अप्पू और ममता। कौन है? अप्पू व ममता, सेकंड हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन है? मेधा पाटेकर हैं, बहुत फेमस हैं। जैसे चिपकू आंदोलन था, ठीक है, चिपकू आंदोलन तो सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो दूसरे का क्या हो गया? चौथा हो जाएगा। पीपल्स फॉर एनिमल्स ये किसका है? किसने कराया है ये आयोजन? तो मेनका गांधी ने। और रिसुरेक्शन ऑफ काली बेन रिवोलेट ये किसका है? बलबीर सिंह सीचेवाला का। बलबीर सिंह सीचेवाला का है ये। तो चौथे का क्या हो जाएगा? तीसरा। तो 2 4 1 3 है, 2 4 1 3, पहले का दूसरा, 2 4 1 3, डी उत्तर सही हो जाएगा। 98 का क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। 99 में फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? परिरक्षण होता है। तो विशिष्ट संवर्ग किससे मिलान होगा इसका? संकटापन्न प्रजातियों, बहुत ही कम ताप पर भंडारण। तो ए का हो जाएगा तीसरा। परिरक्षण बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं किसे? बहुत ही कम ताप पर भंडारण किया जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। अगला है भूकंप। तो भूकंप किससे संबंधित है? अधिकेंद्र से। तो बी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र क्या होता है? तो विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे हम निम्न ताप क्षेत्र बोलते हैं। तो सी का क्या हो जाएगा? पहला।
रेड डाटा बुक में क्या होता है, उन प्रजातियों की एंट्री होती है रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त हैं या संकटापन्न हैं। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, रेड डाटा बुक संकटापन्न प्रजातियां हो जाएंगी। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही कम ताप पर भंडारण होता है। भूकंप अधिकेंद्र से संबंधित है। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र होता है। तो 3 4 1 2 हो जाएगा। देखते हैं 3 4 1 2 किस में है, बी में है। तो 99 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 99 का बी हो जाएगा। और ये है 100वां प्रश्न, इस क्लास का अंतिम प्रश्न। ठीक है, दाची-गामा कहाँ पर है, दाची-गामा। तो दाची-गामा कहाँ है भाई, जम्मू कश्मीर में है। पॉप और पापीकोंडा, पापीकोंडा है आंध्र प्रदेश में। सरिस्का राजस्थान में। बांदीपुर कर्नाटक में। अच्छा, एक बांदीपुर है, एक बांधवगढ़ है, तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। बांदीपुर कर्नाटक में है, बांधवगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये हो गए आपके पहले का दूसरा हो जाएगा और दूसरे का पहला। तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 4। क्या हो जाएगा, 2 1 3 4। 2 1 3 4 किस में है, बी में है। तो 100 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 100 का क्या हो जाएगा, बी। अब आपके ये 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है पढ़ाने की कि स्लो और चीज़ें आप तक पहुँचें। ठीक, ऐसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे 10 प्रैक्टिस सेट। 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में कितने हैं, 150 प्रश्न हैं और एक प्रैक्टिस सेट की कितनी क्लास हो जाएंगी, 3। आज ये दूसरी है, कल ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। ये सीरीज़ आरओ एआरओ यूपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। अच्छा लगे आपको तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।